नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों, नवंबर 2022 का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख को कवर किया था बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के साथ। पार्ट 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसके बाद एंड में मैं आपको बोनस भी दिया हुआ हूँ। बोनस क्या है उसको देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखे रहिएगा और एंड में आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन वाली भी मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को समाप्त कर पाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों डिटेल कंटेंट के साथ होगा, आपको डिटेल्स भी दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप जाकर के इनका फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहले तो आप जानो भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अभी 2021 में ही इसका नाम बदला गया, राजीव गांधी खेल रत्न से बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है। ठीक है, तो ये भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसे किसे सम्मानित किया गया इस बार केवल और केवल अचंता शरद कमल को सम्मानित किया गया है। ये अचंता शरद कमल जो है दोस्तों, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनको युवा एवं खेल मंत्रालय की घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनको ये अवार्ड दिए। ठीक है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अच्छा, इस बार केवल एक को दिया गया, पिछली बार 12 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था खेल रत्न पुरस्कार से। कारण भी था, पिछली बार ओलंपिक हुआ था तो जो लोग मेडल जीते थे उनको भी ले लिया गया था। ठीक है, चलिए तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा खेल रत्न ही होता है भारत में। अच्छा, कुछ और जो खेल पुरस्कार हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर लिस्ट में देख लेते हैं। देखो, अर्जुन पुरस्कार के विजेता टोटल है 25 और एक खिलाड़ी केवल अचंता शरद कमल जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको शो करा दे रहा हूँ। समय कम है तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, चाहे फिर आप एक बार ऐसे रीडिंग लगा लेना वीडियो को पास करके। इसके बाद एक दिया जाता है, देखो ये दोनों तो अभी खिलाड़ियों को दिया गया, एक दिया जाता है कोच को अवार्ड। कोच को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखिएगा, ये कोच को, कोच मतलब क्या, जो खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं, जो उनके गुरु होते हैं उनको, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं और अर्जुन पुरस्कार में भी 10 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन वहीं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते भी चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। चलिए 10 लाख यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 25 लोगों को मिला है और 10 लाख रुपए मिलते हैं और 25 लाख मिलता है इनको, 25 लाख रुपए मिलते हैं किसको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को। तो 25 लाख इस बार कौन ले गया? अचंता शरद कमल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता जो है उनको जान लेते हैं। 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी, एक लाइफ टाइम कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में जीवनज्योत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुश्री सुमा सिद्धार्थ थिरूर और सुजीत मान को दिया गया। लाइफ टाइम कैटेगरी भी दिया जाता है, ये कम पूछा जाता है तो याद रखिएगा लेकिन। और इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है, ये पहले से ही दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद या MKA ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है और इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बाकी तो अन्य अन्य कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये खेल पुरस्कार थे जो कि पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया एक क्वेश्चन में। आगे, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों 2022 का आयोजित हुआ इंडोनेशिया में। अगली बार भारत मेजबानी करेगा, 2023 में भारत में मेजबानी होगा इसका G20 का। ठीक है ना, तो भारत में अगली बार होगा, इस बार इंडोनेशिया में हुआ G20। ठीक है, भारत 1 दिसंबर से मेजबानी इसकी शुरू कर दिया है, मतलब इसकी अध्यक्षता पा गया है 1 दिसंबर 2022 से और अब आने वाले 30 नवंबर 2023 तक भारत ही अध्यक्षता करने वाला है। संस्करण कौन सा होगा? 18वां होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा था? ये वाला 17वां संस्करण था जो इस बार आयोजित हुआ। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली में। कब आयोजित हुआ? 15 और 16 नवंबर 2022 को। तो रिकवर्ड टुगेदर, रिकवर्ड स्ट्रॉन्गर, ये इस बार की थीम थी। थीम भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला 18वां भारत में होगा। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन G20 का सदस्य हैं। G20 एक अनौपचारिक संगठन है। दुनिया भर की आबादी का 2/3 से अधिक और ग्लोबल GDP का 85% से ज्यादा हिस्सा अकेले G20 कंट्रीज के पास है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो G20 कितना बड़ा पावरफुल इवेंट होता है, इसमें कितने पावरफुल देश शामिल हैं। चलिए, तो भारत भी इसमें शामिल है और भारत अगली बार मेजबानी भी करेगा।
गारो जनजाति द्वारा कहां पर वांगला महोत्सव मनाया गया? वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से लोग ढोल वगैरह बजा करके एक पारंपरिक वहाँ का महोत्सव होता है, कल्चरल महोत्सव होता है, ये लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लोग ड्रम वगैरह बजाते हैं, ठीक है ना। तो 100 ड्रम महोत्सव पूछा जाए या वांगला महोत्सव पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ये मेघालय में मनाया जाता है। सूर्य देवता सालजोंग को सम्मान में ये समर्पित है, ठीक है। वांगला महोत्सव एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाते हैं लोग। आगे, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा कहां से कहां तक चलाई जाएगी? दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा ये दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई जाएगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और डिब्रूगढ़ असम में है, यानी यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज नदी यात्रा शुरू होगी। इसे गंगा विलास क्रूज यात्रा नाम दिया गया है। 10 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत होने की घोषणा हो चुकी है। 3200 किलोमीटर तक का सफर करीब 50 दिनों में ये लोग तय करेंगे, ठीक है। मतलब वहां से यात्रा शुरू हो गई है, 10 जनवरी तक ये लोग पहुंचेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 27 रिवर सिस्टम से होकर के गुजरेगी और 50 से ज्यादा स्थानों पर रुकेगी भी। अगला, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? तो यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों पॉपुलेशन को लेकर के कुछ रिपोर्ट जारी करी है। इसने बताया है कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया भर की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है। 8 बिलियन आबादी हो गई है दुनिया में, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत 2023 में जनवरी महीने तक हो जाएगा दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, ये भी बताया है यूएन ने, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या चीजें बताया है। 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में जाना जाएगा भारत, ठीक है। चाइना की आबादी घट भी रही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आप याद ही रखते हैं। 2030 में बताया गया है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी आबादी, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2080 तक हम लोग 10.4 बिलियन तक बढ़ सकते हैं, ये आबादी हो जाएगी, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। क्लियर है दोस्तों? बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर अपनी किताब लाइए, करंट अफेयर की किताब से पढ़ना आसान होता है, तो इसी वजह से आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर लाया गया है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का कंटेंट आप तक पहुंचेगा। और आप अगर कभी भी अभी आने वाले समय में कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में या फिर जनवरी में, तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का ही काम करेगा। ब्रह्मास्त्र मतलब अब इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर में, कोई सा भी। इवन आपको स्टैटिक के लिए भी मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, स्टैटिक भी आप यहाँ से तैयार कर पाएंगे काफी हद तक, ठीक है। तो 100% सफलता के लिए आप ये ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये अमेजन पर ही मिलेगी, लिमिटेड स्टॉक है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जिससे आप तक बुक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग की इतनी डिमांड के बाद बुक लाई गई है और बुक आप तक ना पहुंच पाए, मतलब अमेजन पर है तो कोई भी ले सकता है। तो ऐसे में आप लोग को जल्दी करना चाहिए, इसको ऑर्डर करना चाहिए। इसमें हर एक चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और साथ ही साथ टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक और राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देशवार घटनाएं दी गई हैं। राज्यवार देने से फायदा ये होता है कि आप किसी राज्य के हो, आपको उस राज्य की सारी घटनाएं एक जगह पर मिल जाएंगी साल भर की, तो आपको राज्य स्पेशल करंट अफेयर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे इससे बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं अभी के लिए अमेजन से जाकर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में अभी हाल ही में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे आईसीसी मंथ ऑफ द जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता है वो भी इस बार विराट कोहली ही पाए थे, अक्टूबर महीने का, जो कि नवंबर में मिला। तो आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में अभी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। आईसीसी ने मोस्ट वैल्यूएबल टीम T20 विश्व कप टीम अपनी जारी करी है और इसमें इन्होंने ये 11 लोगों को चुना है, जिसमें भारत के 2 हैं, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना, और कोई भारतीय नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, ठीक है, उसके बाद ग्लेन फिलिप, सिकंदर रजा, शादाब खान, सैम करन, ये सभी हैं। मतलब दुनिया भर के जो हैं मेन अच्छे जो प्लेयर है वो आईसीसी ने सिलेक्ट किए हैं। अगला, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बनाए गए? प्रसार भारती के नए सीईओ अब होंगे दोस्तों गौरव द्विवेदी। यहाँ पर देख पाएंगे आप, गौरव द्विवेदी जो है 1995 बैच के अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के। इनको अभी शशि शेखर वेम्पति की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि 2017 से थे इस पद पर। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
अगला, हाल ही में किस एजेंसी के चंद्रमा रॉकेट आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी? तो दोस्तों आर्टेमिस मिशन का फर्स्ट चरण ये कंप्लीट हुआ है, मतलब फर्स्ट इसकी लॉन्चिंग करी गई है। देखो इसके तहत क्या है ना, आर्टेमिस मिशन के तहत नासा जो है ये चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, लेकिन उससे पहले ये अभी खाली रॉकेट भेजा है। खाली रॉकेट बोले तो इसमें आदमी नहीं है, तो इससे एक प्रकार से एक थोड़ा सा कहते नहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या फिर एक प्रकार से टेस्टिंग के रूप में लॉन्च किया गया है। ये भी जाएगा चंद्रमा तक, लेकिन ये टेस्टिंग के रूप में होगा, उसके बाद आदमियों को भेजा जाएगा। तो वो मेन वाला जो आर्टेमिस मिशन है वो अगली साल या फिर हो सकता है 2025 तक हो, लेकिन अभी के लिए जो आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ये खाली था, इसमें व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये मून रॉकेट था। ठीक है, तो आर्टेमिस 1 आप याद रखेंगे, नासा ने अभी लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से इसे लॉन्च किया 16 नवंबर को। अच्छा, नासा जो है चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन किया था, 1969 तक अपोलो मिशन किया, बहुत सारे अपोलो मिशन किए इसने। ठीक है, 1959 में सबसे पहले चंद्रमा पर जब कदम रखा, उसके बाद 1969 तक लगातार बहुत सारे किया अपोलो मिशन। लेकिन अपोलो मिशन के बाद आर्टेमिस मिशन अब जाकर के 50 सालों के बाद हो रहा है। ठीक है, अपोलो मिशन में आपको पता है अपोलो 11 हुआ था, और अपोलो 11 मिशन ने ही पहली बार सफलता हासिल की चंद्रमा पर कदम रखने की। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो गए हुए थे। ठीक है, अपोलो 1, 2, 3, 4 जो है ना एक्चुअली में था ही नहीं मिशन। कारण ये था कि जब अपोलो 1 लॉन्च किया गया तो उसमें 4 जो यात्री थे सब मर गए थे, तो उन्हीं के नाम पर चारों नाम रख दिया गया। फिर अपोलो 5 से शुरू हुआ था। अगला, हाल ही में किस देश ने कॉप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया? मतलब देखो कुछ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, जिस चीज के बारे में जानो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये था क्या, ये मिशन एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। कॉप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने शुरू किया? इसको भारत ने शुरू किया। कॉप 27 जो अभियान है ये मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। ठीक है ना, इजिप्ट में मिस्र में हुआ था इन आवर लाइफ टाइम अभियान, सॉरी कॉप 27 समिट, और उसी समिट में इन आवर लाइफ टाइम अभियान भारत ने शुरू किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जून में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया था, जिसे लाइफ कहा गया, और वो लाइफ जो है अब इन आवर लाइफ टाइम के नाम से और थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 2 मूवमेंट हो गए अपनी तरफ से। अभी कॉप 28 होगा। अब कॉप 28 कब होगा? ये अगले साल होगा। कहाँ पर होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा, यूएई में होगा। पिछला वाला जो हुआ था कॉप 26 वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड वाला। ठीक है, अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें स्थान पर आ गया है। ये पहले 10 स्थान पे था, अब 8वें स्थान पर आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ध्यान रखिएगा, इसको किसने जारी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जर्मन वाच ने जारी किया है, जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। लेकिन जर्मन वाच की लिस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 2021 में भारत 10वें पर था, 2020 में 9वें पर था, और इस बार 8वें स्थान पर आ गया है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि पहले 3 पर कोई नहीं होता है, पहले 3 रैंक पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर। चौथे स्थान से शुरू होता है, और चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पर स्वीडन है। ठीक है, इसके बाद है। अच्छा, अब इसमें आप सोचो कि इसमें पहले 3 पर क्यों नहीं है कोई, इसमें क्या बात है? तो एक्चुअली में ना ये जर्मन वाच जो जारी करता है ना, इसमें ग्रेडिंग करता है, ABCD, A+B+ ऐसे वगैरह करके। तो इसके अनुसार जो नंबर 1 पर होगा तो उसके यहाँ मतलब क्लाइमेट चेंज कोई हो ही नहीं रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पर कोई पर्यावरण को प्रदूषण कर ही नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, एक आइडियल स्टेट में जीरो कार्बन एमिशन वाला देश है। लेकिन अभी कोई देश क्योंकि जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बना नहीं है, इस वजह से पहला, दूसरा, तीसरा स्थान अभी भी खाली ही रहता है। कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। डेनमार्क की अगर बात करें चौथे स्थान पर जो है, तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहा है, तभी तो 79 ही स्कोर पाया, 100 स्कोर नहीं पाया, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया? तो अभिजीत बोस जो हैं ये व्हाट्सएप के इंडिया हेड थे, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 2 लोग, 2 बड़े इस्तीफा हो गए, एक तो मेटा इंडिया के और एक व्हाट्सएप इंडिया के। मेटा और व्हाट्सएप आपको पता है ना, मेटा पेरेंट कंपनी है, मेटा पेरेंट कंपनी है, इसी के तहत फेसबुक है, इसी के तहत व्हाट्सएप है, और इसी के तहत आता है इंस्टाग्राम। ठीक है ना, पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा है। तो मेटा इंडिया के जो हैं कौन है? राजीव अग्रवाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और व्हाट्सएप इंडिया के जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लियर है ना। चलो
अभी अगर बात करें मेटा की, तो इसने बताया कि एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर से 11,000 कर्मचारियों की छटनी करी। ठीक है, और दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां हैं जो छटनी कर रही हैं। ट्विटर ने भी बहुत सारे लोगों की छटाई करी। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ये मालाबार जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुराष्ट्रीय रखा गया है नाम। तो बताओ इसमें कौन कौन से देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मालाबार अभ्यास जो है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन है? क्वाड कंट्रीज में भारत है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 4 देश हैं, तो इसीलिए क्वाड है। ये 4 देशों का क्वाड ग्रुप है और इनके द्वारा मालाबार एक्सरसाइज किया जाता है। क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज में यही चारों शामिल होते हैं, तो हम लोग इसे कह सकते हैं क्वाड कंट्रीज का एक्सरसाइज। तो इस बार ये जापान में हुआ है। ठीक है, 26वां संस्करण जापान में आयोजित हुआ, जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ। ठीक है, अच्छा, पिछली बार वाला हुआ था भारत में, विशाखापत्तनम में वगैरह में। तो आईएनएस शिवलिंग और आईएनएस कमोटा ये अपनी तरफ से गया हुआ था, भारत की तरफ से 2 बार से इसमें हिस्सा ली थी। 1992 से भारत और अमेरिका के बीच में सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज होना शामिल हुआ। कुछ सालों बाद जापान जुड़ा, फिर कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ गया। अगला, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट अब नैनीताल से शिफ्ट होकर के हल्द्वानी चला गया है। हल्द्वानी में अब उत्तराखंड का हाईकोर्ट होगा। ठीक है, 16 नवंबर 2022 को एक बैठक में यह घोषणा करी गई, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से अब शिफ्ट करके हल्द्वानी किया जाएगा। सन 2000 में 9 नवंबर को आपको पता है कि उत्तराखंड 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य उत्तरांचल बना था। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके कर दिया गया उत्तराखंड, तब से हम लोग उत्तराखंड जानते हैं। भारत में हाईकोर्ट की संख्या की बात करें तो 25 हाईकोर्ट है। 25वां वाला है अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड हाईकोर्ट की अगर बात करें तो वह है इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगला, विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया इस बार 17 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड फिलोसफी डे। एक्चुअली में ये प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को नहीं मनाया जाता, ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार चूंकि ये पड़ा था 17 नवंबर को, इस वजह से 17 नवंबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। क्या? ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का मानव। इसे याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। थीम आजकल पूछी जा रही है, तो थीम आप याद रखेंगे। अगला, कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमें हिस्सा लेंगी? तो फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल ही रहा है, 32 टीमें इसमें इस बार हिस्सा ली हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब कतर में हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है? 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। मस्कट क्या रखा गया है? लाइव। क्या? लाइव रखा गया है मस्कट। गेंद का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, अल रिहाला था। क्या? अल रिहाला, ये गेंद का नाम है। हिंदी अर्थ होता है इसका यात्रा। क्या होता है? यात्रा। ठीक है, और अरबी में ये लिखा गया है, अरबी में अल रिहाला होता है। बनाया किसने है? एडिडास ने बनाया है। एडिडास ने इस बॉल को बनाया है। एडिडास 14 बार बॉल बना चुका है फीफा वर्ल्ड कप में। कुल 32 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 22वां इस बार का संस्करण है। बाइजू इसका जो है टाइटल स्पॉन्सर है, जो कि पहली भारतीय कंपनी है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली। अगला संस्करण होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, या हम लोग कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। अगला, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बनेगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। 2023 की भारत की पॉपुलेशन, भारत में पॉपुलेशन जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कवर कराया था। ठीक है, और अभी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी डिटेल बता दिया हूँ। ठीक है, आपको पता है यूएन ने ये भी कहा है कि 15 नवंबर को दुनिया भर की आबादी कितनी हो गई? 8 बिलियन हो गई। ठीक है, 2050 तक अनुमान लगाया गया है भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन हो जाएगी, जबकि चाइना की घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। चाइना की आबादी घटेगी। ठीक है, आगे, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल वही हैं जिनको मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इस बार खेल रत्न पाए हुए हैं। खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार ये पाए हुए हैं अचंता शरद कमल, और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनको अभी आईटीटीएफ में चुना गया है और ये चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आईटीटीएफ मतलब अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। अच्छा, इनको दोस्तों इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो मिला ही मिला,
साथ ही साथ ये भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का सदस्य भी बन गए हैं। ठीक है, आगे अगला, हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे नहीं अभी के टाइम पर। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ जो हैं, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बन गए। धनखड़ जी ये बन गए उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए, तो चूंकि दो लाभ के पद पर हो नहीं सकते एक साथ, तो वहां से इस्तीफा देना पड़ा था इसीलिए। तो अब पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं सीवी आनंद बोस। ठीक है, कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस, यहाँ पर आप देख पाओगे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी के अब आए हुए हैं। अगला है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित हुआ है दोस्तों होमर को। किसे? होमर को। कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में बताया था। कॉलिंस डिक्शनरी, इसने परमा क्राइसिस को चुना था। अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज हुआ है और इसने होमर को चुना है। होमर क्या होता है? होमर दोस्तों अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। होम रन होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये बेसबॉल से लिया गया। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये पाया कि होमर सबसे ज्यादा खोजा गया है उसकी डिक्शनरी में, इस वजह से ये नाम इसने चुना है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस। और एक और है मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर, ठीक है, हालांकि वो दिसंबर में आई न्यूज, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो कवर करा दे रहा हूँ। मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर भी लॉन्च कर दिया है। इसने गैस लाइटिंग को चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। मरियम वेबस्टर की ये वर्ड ऑफ द ईयर। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि अपने लाभ के लिए किसी को गुमराह करना या बेवकूफ बनाना। अगला, ओएनजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओएनजीसी के नए अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। कौन? अरुण कुमार सिंह, जो कि बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको ओएनजीसी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक अरुण कुमार गोयल भी अभी नियुक्त हुए हैं। अरुण कुमार गोयल भी नियुक्त हुए हैं। ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये भाई साहब चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त और अरुण कुमार सिंह ये ओएनजीसी के अगले महानिदेशक। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है, 1956 में स्थापना हुई थी। आगे ये देख लोगे आप, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की लिस्ट है। टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं अभी के टाइम पर। 12 नवरत्न कंपनियां भी हैं और 12 ही भारत में सरकारी बैंकें भी हैं। तो बड़ी अच्छी न्यूज है। ठीक है, 12 राशियां भी होती हैं। ठीक है, फिलहाल ये लिस्ट है महारत्न कंपनियों की। आगे, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में किसका अनावरण किया गया? तो देखेंगे आप फ्रिगियन कैप या फ्रिजियन कैप जो भी आप पढ़ो, इसको पेरिस ओलंपिक का मस्कट चुना गया है, शुभंकर चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं, मस्कट की घोषणा कर दी गई है। कुछ इस प्रकार से होते हैं वहां पर फ्रिजियन कैप। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक हुआ करती थी और इसको चुना गया है वहां पर शुभंकर इस बार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है दोस्तों चाइना, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि भारत दूसरे पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, एक्चुअल में न्यूज इसीलिए बनी थी कि भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे भारत ने जापान को पीछे करके अब सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। फर्स्ट पर चाइना पहले भी था और अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आगे, हाल ही में मेटा इंडिया का नया हेड किसे बनाया गया? मेटा इंडिया के बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि उसके जो हेड थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है नया हेड, मेटा इंडिया का नया हेड। ठीक है, चलिए, तो ये अजीत मोहन की जगह ये लेंगी। आगे, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का एक आयोजन किया, जो कि एफएटीएफ के प्रतिनिधि मंडलों के साथ में थी। नई दिल्ली में ये हुई। एफएटीएफ बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसमें नो मनी फॉर टेरर आया। नो मनी फॉर टेरर मतलब कि टेररिज्म के लिए कोई भी मनी किसी प्रकार से फंडिंग ना हो, इसके लिए ग्लोबल मीट आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे एक न्यूज और है, यहां से एफएटीएफ आ ही गया है तो याद रखिएगा, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। एफएटीएफ के जो हेड हैं वो हैं टी राजा कुमार, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो जियो, ये वाला जियो, ठीक है, ये वाला जियो मत लगा देना, रिलायंस वाला ये नहीं रहेगा, ये वाला जियो रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट, ये अभी हैदराबाद में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने 15 से 17 नवंबर तक ये चलने वाले जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में लगभग 500 से ज्यादा सरकारी और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले प्राइवेट संगठनों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाना, क्लाइमेट चेंजेस से मुकाबला करना, व्यापार यानी कि जो ट्रेड होता है वो, और लाइफ स्टाइल में सुधार करना। इसमें सब में इस वजहों से हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो भारतीय सेना प्रमुख दोस्तों मनोज पांडे जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में। इनको पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अभी ये 14 से 17 नवंबर तक फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, मनोज पांडे जी को ही अभी 5 से 8 सितंबर के बीच में नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर जाने पर, वहां पर नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने नेपाल के जनरल की इमानत की उपाधि दी। आपको अगर याद हो तो आप ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखते होंगे कि नेपाल ने भारत के सेना प्रमुख को अपने यहाँ के सेनाध्यक्ष के का पद दिया, और नेपाल के जब सेना अध्यक्ष बनते हैं तो उनको भारत में उनके यहाँ का, मतलब अपने यहाँ का सेना अध्यक्ष का पद उनको दिया जाता है, मानद उपाधि दी जाती है। तो भारत और नेपाल के बीच में ये चलता रहता है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया है, यानी हाथी मृत्यु का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा अगर, तो पिछले दिनों में तमिलनाडु जो है, इसने अभी देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को मंजूरी दी थी, सिलेंडर लोरिस के संरक्षण के लिए। इसके अलावा इसने अभी डुगोंग पार्क को मंजूरी दी थी, डुगोंग पार्क को मंजूरी दी थी। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर वही सेम चीजें हैं, ठीक है। वहां पर एशियाई हाथी की आबादी जो है 2/3 से ज्यादा भारत में ही रहती है, और तमिलनाडु के वन विभाग ने क्या किया कि हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक ये हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया है। अगला, भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी? वो बन गए हैं लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर है, ठीक है। भारत की पहली महिला नहीं, भारतीय सेना की पहली महिला है, ठीक है। तो 10,000 की फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई हुई है, ध्रुव हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई है। कुछ और पॉइंट, बोनस पॉइंट, कैप्टन अभिलाषा बराक ये कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। पिछले साल माविया सुडान जो है, ये भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी थी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे, किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने जीता है ये अवार्ड, परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता में, यानी जिसे एक्सल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, यानी एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप। तो इस अवार्ड में भारत जो है शीर्ष पर रहा है। थाईलैंड में ये एक इवेंट आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें भारत को सम्मानित किया गया है। ऐसा कहा गया कि परिवार नियोजन के नेतृत्व करने के लिए एक्सल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र देश भारत है। भारत में अगर बात किया जाए गर्भ निरोधक प्रसार दर की, यानी कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट की, तो दोस्तों यहाँ पर 54% से बढ़कर के 67% हो गई है, यानी समग्र देश भर में ये स्थिति है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, किस लिए? जिससे सभी योजनाएं लोगों के हर घर तक पहुंचाई जा सके, ठीक है, और जनता को उसके बारे में बताया जा सके, जनता और सरकार के बीच में एक बॉन्डिंग बन सके, ठीक है। कुछ दिन पहले अभी राज्य सरकार ने ही, त्रिपुरा सरकार ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हर घर सुशासन पहल शुरू किया था। वैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर एक और बड़ी चीज हुई थी, जिसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं कुछ चीज लाया गया था बाहर से? कमेंट करके बताइए। अभी सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया, इसको मैं आपको कई बार करा भी चुका हूं। आगे, हाल ही में किसने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया?
तो वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन दोस्तों किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सबसे ज्यादा उद्घाटन यही करते हैं, तो वाराणसी में काशी तमिल संगमम का भी उद्घाटन इन्होंने ही किया है। काशी तमिल संगमम, इसको नाम से ही देखो, काशी जो है ये उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, काशी में है, वाराणसी में। और तमिल, तमिल मतलब तमिलनाडु। तो काशी और तमिल का हो रहा है संगम। इसका मतलब उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति, उनको एक करना ही इसका उद्देश्य था, उनमें एकता का भाव लाना इसका उद्देश्य था। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई और बीएचयू में एक इवेंट आयोजित करा करके ये काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा, यानी 1 महीने तक का होगा। आगे, देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम S1 का सफल उड़ान करने वाली स्पेस एजेंसी कौन बनी? तो देश का पहला निजी रॉकेट बना दिया है दोस्तों स्काई रूट ने, और उसको अभी इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। विक्रम एस नाम दिया गया है। विक्रम एस हमारे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। स्काई रूट इज ए प्राइवेट स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। जैसे आप स्पेस एक्स के बारे में सुनते हो, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ऐसे ये भारत की स्पेस एजेंसी है प्राइवेट में। तो ये देश का पहला प्राइवेट रॉकेट सिस्टम लॉन्च करी है। ठीक है, मिशन का नाम इसने रखा था प्रारंभ, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? आगे, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अरुण गोयल जी बने हैं नए चुनाव आयुक्त। अनूप चंद्र पांडे पहले से ही चुनाव आयुक्त थे, और राजीव कुमार जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। परमेश्वर अय्यर के बारे में अगर बात करें, ये कौन है? ये नीति आयोग के वर्तमान में है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और सुमन केवेरी वहां के उपाध्यक्ष हैं। फिलहाल यहाँ पर आप जान पाओगे चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में? अरुण गोयल जी। ठीक है ना? अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ काम करेंगे। गुजरात वगैरह में चुनाव भी आने वाला है, वैसे इनका रोल बढ़ा भी रहेगा। हालांकि इनकी नियुक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा था कि सरकार से कि इनका बताओ नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, बड़ी जल्दी नियुक्त कर दिए। 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। 1993 के बाद से चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यीय हो गया, नहीं तो पहले केवल एक ही हुआ करता था चुनाव आयोग। अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे, या कहें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो होते सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट कौन था चुनाव आयुक्त? अगला, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत रहा है दोस्तों 61वें स्थान पर। किस स्थान पर? 61वें स्थान पर। भारत 2021 में 49.74 के सुधार की वजह से अब सुधार को करके 51.19% कर लिया है, और इस वजह से इंडिया की ये रैंक जो है वो 61 है, थोड़ा ठीक ठाक है। पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रैंकिंग जारी करी गई थी। अमेरिका को टॉप पर रखे हैं, सेकंड पर सिंगापुर को रखे हैं, और थर्ड पर रखे हैं स्वीडन को। अच्छा, अब इंडेक्स और रैंकिंग आई है, तो चलिए क्यों ना इंडेक्स और रैंकिंग रिवाइज कर लिया जाए। साल भर के जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग आई हैं, मैं आपको उसी तरीके से रिवाइज कराऊंगा जैसे लाइव क्लासेस में रिवाइज कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे लास्ट से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया येल यूनिवर्सिटी वाला, इसमें भारत को सबसे आखिरी में 180वें स्थान पर रखा गया। इसके बाद हम लोग 150वां स्थान याद रखेंगे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपनी रैंक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसके बाद वैश्विक खुशहाली सूचकांक में हम लोग 136वें स्थान पर है। 135वें स्थान पर हम लोग 2 चीजों में हैं, एक तो ग्लोबल जेंडर गैप में भी 135वें पर हैं, और एक वैश्विक शांति सूचकांक में भी 135वें पर हैं। फिर 132वें पर हम लोग हैं यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और वहीं पर 120वें पर हम लोग हैं 120वें पर हम लोग यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में है। 118वें पर इंडिया का स्थान है ओकला मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में। ओकला की अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रॉडबैंड की स्पीड, तो आप 78वीं बताएंगे। इसके बाद 107वां स्थान आपको याद रखना है, हम लोग वर्तमान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 107वें पर हैं। इसके अलावा 87वें नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग अपना स्थान रखते हैं।
इसके अलावा 50वें स्थान आता है जिसमें ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी की जाती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें 50वें स्थान पर भारत है। इसके बाद हम लोग 61वें स्थान पर, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है 61वां स्थान, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में है। ठीक है, 61वें से नीचे आओगे आप, 46वां स्थान आपको याद होना चाहिए। 46वें पर हम लोग ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में है, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में है। और 41वां याद रखना है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, यानी कि पेंशन सूचकांक में हम लोग 41वें पर हैं। इसके अलावा 37वां स्थान आया था एक IMD ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, उसमें हम लोग 37वें पर हैं। और अभी इसी वीडियो में मैंने 8वां पोजीशन बताया आपको, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच ने जो जारी करी थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स रैंकिंग है। अगर आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पीछे करके नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को अब तक किस देश की यात्रा के लिए आवेदन करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी? तो दोस्तों, सऊदी अरब ने घोषणा किया है कि भारत के नागरिक जो हैं अब हमारे यहाँ यात्रा करेंगे तो उनको केवल वीजा और पासपोर्ट दिखाना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वीजा लेने में भी आसानी हो जाएगी और भी मतलब एक ट्रस्ट है एक प्रकार का भारत पर सऊदी अरब का आ गया है। तो 20 लाख से अधिक भारतीय नागरिक सऊदी अरब में रहते हैं। अगला, 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा या गया? तो दोस्तों 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया खालिद जावेद को। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, बहुत ही फेमस अवार्ड है। तो खालिद जावेद को इस बार दिया जाएगा उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। किसके लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया जाएगा। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, वैसे अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो इस बार रामदरस मिश्रा को दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और व्यास सम्मान की बात किया जाए तो प्रोफेसर असगर वजाहत को दिया गया है। ठीक है, वहीं ज्ञानपीठ में नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो को दिया गया 2020 और 21 के लिए। 2020 के लिए नीलमणि फुकन, 2021 के लिए दामोदर माउजो, ये ज्ञानपीठ था। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे साथ ही साथ। चलिए अगला, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार दोस्तों ये सम्मानित किए गए हैं दलाई लामा। अब इसकी वजह से हो गई काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी। एक्चुअली में चाइना चाहता नहीं है कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु को कोई भी सम्मान करे, सम्मान दे या फिर उनको अपने यहाँ इनवाइट भी करे, लेकिन भारत लगातार देता रहता है और चाइना को सख्त संदेश जाता है इसको लेकर के। तो दलाई लामा जो है, जो कि तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर यहाँ तक आप देखने आए हुए हो तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपके एजुकेशन में ऐड कर पा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल से फ्री है, इसमें कोई चार्ज लगना नहीं है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हो सकेगा तो शेयर भी कर देना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 शुरू हुआ? तो ये दोस्तों भारत और ओमान के बीच में होता है नसीम अल बहर। इस बार इसका 13वां संस्करण था, यानी 13वीं बार ये आयोजित हो रहा था। तो ये 13वां संस्करण ओमान के तट पर आयोजित किया गया। इसमें 2 चरण होते हैं, 2 स्टेज में होता है, एक बंदरगाह चरण, एक समुद्री चरण। ठीक है, तो 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। पिछला वाला 2019 में हुआ था गोवा में, और अब देखो ये 13वां वाला हो रहा है ओमान के तट पर। यहाँ पर कुछ और अभ्यास हैं जो कि अभी रिसेंट में आयोजित हुए, जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच में उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास हुआ, स्काईलाइट भारतीय सेना ने किया, वज्र प्रहार भारत अमेरिका ने किया, उदार शक्ति हुआ भारत मलेशिया के बीच में, भारत मलेशिया के बीच में अभी हरिमौ शक्ति भी हुआ था, हरिमौ शक्ति भी हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। वोस्तोक भारत चीन के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये सभी अभ्यास हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हम लोग तेजी से चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आरबीआई ने किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए मंजूरी दी? तो आरबीआई ने अभी हाल में 3 और बैंकों को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए मंजूरी दे दी है। एसबीआई, एचडीएफसी और केनरा बैंक को भी। एसबीआई एक्चुअली में पहले से ही था, एचडीएफसी और केनरा बैंक अभी रिसेंट न्यूज में आया है कि इन दोनों को और मंजूरी मिल गई है। वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी मिली है। वोस्ट्रो और नास्त्रो क्या होता है, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। ठीक है, तो वोस्ट्रो नास्त्रो को आप वीडियो अगर देखे होंगे तो जरूर समझ पाएंगे। मिलाकर यही समझो कि अगर एक देश से दूसरे देश में करेंसी भेजना होता है तो फिर वोस्ट्रो और नास्त्रो अकाउंट खोलने पड़ते हैं दूसरे देशों में। विजय हजारे इवेंट में, विजय हजारे ट्रॉफी इवेंट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं एन जगदीशन। विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है।
एक तो ये लगातार 5 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। एक अभी ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, एक ओवर में 7 छक्के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एन जगदीशन जो है ये 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, लगातार 5 शतक। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया है, बेंगलुरु की टीम से खेलते हैं। ठीक है, आगे हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो अबू धाबी वाला रेस जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन इस सीजन में जितनी भी रेस हुई उनमें से 15 रेस अकेले ये बंदा जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल की तरफ से खेलते हैं टीम से। ठीक है, तो इस सीजन की इनकी 15वीं जीत थी। अब चूंकि ये लास्ट रेस होता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स साल का, तो साल का आखिरी रेस भी इन्होंने जीत ही लिया है। इस सीजन में सबसे ज्यादा रेस इन्होंने जीते हैं, टोटल कैरियर में 35 रेस ये जीते हुए हैं। यहाँ पर मैं 2022 के सभी का सभी ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है उसको मैं शो करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है नवंबर मंथ की, तो आप पूरा लेकर जाइए कंटेंट। अगला है, अच्छा किताब के बारे में थोड़ा सा फिर से मैं बता दूं आपको, किताब जो आई हुई है इसको आप अमेजन से जाकर के ले सकते हो, डिटेल कंटेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपका, कोई इशू है, कोई इसके बारे में सुझाव चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पर भी आप संपर्क करके इसकी बुक के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अमेजन पर ये बुक उपलब्ध है। और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, इससे पहले कि आप लोग ना पाएं कोई और ले जाए, तो आप लोग को परचेज कर लेना चाहिए इसे। अभी के लिए 46% तक का डिस्काउंट भी है। आगे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी करते हो, सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसे ले सकते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास की घोषणा किसने करी? तो दोस्तों सेबेस्टियन बेटल जो है इन्होंने फार्मूला 1 रेस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में इनकी बहुत खराब पोजीशन रही, 10वें स्थान पर रहे। हालांकि ये बीच में 2010 और 2013 के बीच में 4 बार ये फार्मूला 1 के चैंपियन रहे, विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती। लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, रेडबुल के ये खिलाड़ी रहे हैं। अगला, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन माना? तो दोस्तों रूस जो है ये भारत को सबसे ज्यादा आज के टाइम पर सप्लाई कर रहा है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा भारत तेल भी ले रहा है यहीं से, रूस से, और अब फर्टिलाइजर भी सबसे ज्यादा रूस से ही ले रहा है। तो भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रसिया। ठीक है, तो रसिया जो है 2022-23 के वित्तीय वर्ष में पहली छमाही में चीन की जगह पर भारत के लिए टॉप पर आ गया है। रूस और बेलारूस दुनिया में जो खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं, जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं, इनके निर्यात प्रमुख निर्यातक ही माने जाते हैं। दुनिया भर में दोनों मिलकर के 40% से ज्यादा उर्वरक सप्लाई करते हैं। रूस तेल का भी सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा अभी इसी से रिलेटेड भारत सरकार ने एक नियम लागू किया है, आपको याद होगा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च किया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, एक देश एक उर्वरक योजना। इसके अलावा भारत सरकार का ही जो है इफ्को है, इफ्को कंपनी, इफ्को ने दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया लॉन्च किया है, ये भी भारत का ही है उपलब्धि, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य में 11वां संगाई उत्सव शुरू हुआ? तो 11वां संगाई महोत्सव ये अभी मणिपुर में आयोजित किया गया। मणिपुर में ही संगाई उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ पर जी किशन रेड्डी जी जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है बिष्णुपुर जिले में। ठीक है, संगाई महोत्सव आप याद रखेंगे मणिपुर से। मणिपुर से आप याद रखेंगे दोस्तों संतरा महोत्सव भी, सिरुई लिली महोत्सव, नाता संकीर्तन। ठीक है, ये सभी महोत्सव जो होते हैं मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। अगला, अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? वो बना दिए गए हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर ये होंगे। एक कंपनी है अर्बन गबरू, एक ग्रूमिंग कंपनी है, और इसका अब प्रचार करेंगे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये अभी के टाइम पर T20 इंटरनेशनल बैटिंग में फर्स्ट पोजीशन पर भी हैं रैंकिंग में। अगला, हाल ही में कहां पर बाली यात्रा या बाली यात्रा ने सर्वाधिक पेपर बोट बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी बाली यात्रा जो एक त्योहार है, एक महोत्सव है, वो आयोजित किया गया उड़ीसा में, और उड़ीसा में कटक में एक इवेंट आयोजित किया गया बाली यात्रा। वहां पर पेपर बोट बनाया गया, और पेपर बोट सबसे ज्यादा कम समय में बनाने वाला ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ पर कैसा बना इसको जानते हैं। 35 मिनट में ये लोग पेपर बोट मतलब जानते हो कागज की नाव, तो कागज की नाव 22,000 से ज्यादा ये लोग बना लिए मिलकर के एक साथ, मात्र 35 मिनट में। ये कारनामा कर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, कहां पर? कटक उड़ीसा के बाली यात्रा फेस्टिवल में। अगला,
भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, लेकिन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया में ही हुआ। ये इंडोनेशिया के करावांग जावा द्वीप में हुआ। 8वां इस बार का संस्करण था इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन लगा देंगे। 21 नवंबर को आयोजित हुआ। अच्छा, इंडोनेशिया ने अभी जकार्ता से राजधानी बदल करके नुसंतारा कर दी है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडोनेशिया में अभी G20 समिट हुआ था, आपको याद ही होगा। ठीक है, अब भारत मेजबानी करेगा। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पूर्णिमा वर्मन को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार को, जिसे हम लोग कहते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी भी ये अवार्ड पा चुके हैं 2018 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनको दिया गया था। तो पूर्णिमा वर्मन को भी ये अवार्ड मिल चुका है। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है यूनाइटेड नेशन का। भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, तो इनको ये सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अभी 2022 में 21 अप्रैल की घटना है कि यूएनईपी ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। तो ये लाइफ टाइम वाला भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला, किस राज्य में मूंगफली महोत्सव कडिलकाई परिसे मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों कर्नाटक में। कडिलकाई परिसे महोत्सव मूंगफली महोत्सव होता है। ठीक है, चलिए, तो ये वहां पर बसवनगुड़ी में कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। मूंगफली महोत्सव के नाम से भी हम लोग जानते हैं और कडिलकाई परिसे के नाम से भी जानते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के अरिटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो दोस्तों तमिलनाडु के अरिटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल अभी घोषित कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। ये राज्य में अधिसूचित होने वाला पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, तमिलनाडु का। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन हुआ? तो इस पुस्तक को लिखा है राखी कपूर ने। ठीक है, किसने? राखी कपूर की ये पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। इन्होंने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक लिखी थी इनफर्टिलिटी इन पेशेंट एंड इंट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं और लेखिका भी हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बोनस देने की बात किया था, तो लास्ट में मैं आपको पुस्तकें और लेखक का पूरा बोनस दूंगा। इसके अलावा दिवस जो भी होगा उसका भी रिवीजन करवाऊंगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, इस महीने की जितने भी पुस्तकें आई थी वो रिवाइज करेंगे और दिवस थीम रिवाइज करेंगे। फिक्की द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फिक्की ने अभी हाल ही में राजेंद्र पवार जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया हुआ है। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राजेंद्र सिंह पवार जी ये वर्तमान में एनआईआईटी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, किस फिल्म ने IFFI अवार्ड 2022 में 53 आवर चैलेंज का खिताब जीता? 53 आवर चैलेंज। देखो 53 आवर चैलेंज ये एक्चुअली में अनुराग ठाकुर जी ने शुरू किया था। IFFI जो इवेंट हुआ ना गोवा में, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो उसमें 53 आवर चैलेंज लॉन्च किया था इन्होंने कि कोई ये बताए 53 घंटे में कोई अगर पिक्चर बना करके ला देता है, कोई शॉर्ट फिल्म बना करके ला देता है, तो जिसकी शॉर्ट फिल्म बेस्ट चुनी जाएगी उसको अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर डियर डायरी को यह अवार्ड मिल गया। 53 आवर चैलेंज का खिताब इसने जीत लिया है। ठीक है ना, डियर डायरी जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किए गए है। इसे टीम पर्पल ने बनाया, वहां पर कलर वाइज टीम चुनी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? तो वो एक बार फिर से बन गए हैं नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग की ये रिपोर्ट थी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की। नरेंद्र मोदी साहब ये टॉप पर बने हुए हैं 77% एक्सेप्टेंस के साथ। जो बाइडेन 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के नए बने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ये 10वें स्थान पर हैं। वहीं सेकंड पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं और थर्ड पर हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। ठीक, मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्यात की योजना बनाई? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक योजना बनाई है कि अब से वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, उनको अन्य देशों को भी दिया जाएगा। ये यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया, यहाँ पर मार्केट्स में भेजा जाएगा। तो 2025-26 तक हम लोग ट्रेनों का भी निर्यात शुरू करने वाले हैं, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस का। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने यह घोषणा करी हुई है।
अभी 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली बार चलाई गई थी। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में अभी चल रही हैं। आगे और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का विचार है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम था ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 भी आप याद रखना है, 18 महीनों में बनकर के तैयार हुई थी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है भारत की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी निक्षय मित्र योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो निक्षय मित्र योजना जो कि टीबी के उन्मूलन के लिए, टीबी जो रोग होता है उसके उन्मूलन के लिए शुरू किया गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का इसमें उद्देश्य भी रखा गया है। तो इसका एम्बेसडर बना दिया गया है डॉक्टर दीपा मलिक को। दीपा मलिक आपको पता है ये पैरा एथलीट रह चुकी हैं और पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। तो इनको अभी निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ये एक पहल है। 2025 तक का भारत का लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत को बनाना। अगला है पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने। तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं दोस्तों असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। ये पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे और ये आईएसआई के रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको अब बनाया गया पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख। कमर जावेद बाजवा की जगह पर आए हैं। अगला, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया। तो मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों इनवाइट किए गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जानते हो कौन है? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और इनको इस बार आने वाला जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, तो उस पर जो परेड होता है उसके लिए इनवाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। पिछली बार अगर बात करें 2020 में आया था कोई, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट आए थे जायर बोल्सोनारो, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद कोविड की वजह से नहीं आए थे लोग। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है इसरो ने। ये भू अवलोकिक या कहें कि पृथ्वी अवलोकन या कहें कि जियो ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट थी। जियो ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसके द्वारा 9 सैटेलाइट को ले जाया गया। इसमें एक ओशन सैट 3 था और 8 नैनो सैटेलाइट थी। इसरो के बारे में बात करें तो 15 अगस्त को 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने किसको पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया? तो पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जॉन। जॉन एक स्प्रिंटर रह चुके हैं, धावक रह चुके हैं और इनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। जॉन मैकफॉल इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये पैरा एस्ट्रोनॉट नियुक्त किए गए हैं ESA के द्वारा, ठीक है। अगला, 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 बार फीफा वर्ल्ड कप में ये गोल दाग चुके हैं। तो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप मतलब ये मत समझना कि एक ही फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार गोल, 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल मारे हुए हैं, ठीक है ना, कई सारे गोल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल पुर्तगाल के लिए अभी तक 118 से ज्यादा गोल कर चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप में। अभी घाना के खिलाफ इन्होंने जैसे ही गोल किया और इनका एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं और वैसे भी क्लब विश्व कप में भी क्लब मैचों में भी सबसे ज्यादा गोल इन्हीं के नाम है। ये हैं पुर्तगाल के रहने वाले और अभी इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब भी छोड़ दिया है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लियोनेल मेसी ने कौन सा क्लब छोड़ा था? बार्सिलोना छोड़ा था। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया है, ठीक है। लियोनेल मेसी अभी कहां पर है? पेरिस सेंट जर्मन में है। आगे, भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर होगा। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने 7,000 करोड़ में बिस्लरी का अधिग्रहण करने की घोषणा करी? तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर जो है ये 7,000 करोड़ में, यानी कि कहें कि लगभग 900 समथिंग मिलियन के आसपास में बिस्लरी का अधिग्रहण करेगी, ठीक है। बिस्लरी एक कंपनी है, आपको पता है, और पानी से रिलेटेड कंपनी है, पानी की, और इसको एक्वायर करेगी टाटा कंज्यूमर, ठीक है। कुछ बड़े एक्विजिशन हुए हैं अभी, इस साल भी एक बड़ा एक्विजिशन हुआ, जैसे कि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया $44 बिलियन में, 44 बिलियन में। गूगल ने अल्टर को खरीद लिया, ठीक है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, तो इसको 100 मिलियन में खरीदा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद हुआ? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों राजस्थान में।
राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ 28 नवंबर से। अस्ट्रा हिंद, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में असिंडेक्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस जीता? तो दोस्तों कनाडा ने जीत लिया है डेविस कप का खिताब। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट होता है, बहुत ही फेमस टूर्नामेंट होता है और इसने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया 28 बार चैंपियन रह चुका है, इसको हरा दिया है कनाडा ने। 109 साल पहले कनाडा एज ए टीम डेविस कप में हिस्सा लिया था और आज तक कभी भी इसने जीता नहीं था, लेकिन पहली बार अब डेविस कप जीत लिया है, ठीक है। 2019 में भी फाइनल पहुंची थी लेकिन स्पेन से हार गई थी। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बन गई हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा आपको पता है गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है और ये जो है अब भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, ठीक है। और ये अध्यक्ष बनने वाली, आईओए की अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन भी हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और, अभी इनको राज्यसभा में सदस्य नामित किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पीटी उषा को राज्यसभा में आपको पता है ना 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो विशेष अनुभव रखते हैं खेल वगैरह साहित्य वगैरह से रिलेटेड में, तो इनको भी ऐड किया गया था। अगला, भारत श्रीलंका के बीच आयोजित सबसे पुराने खेल रोइंग रोगाटा किसने जीता? रोइंग रोगाटा भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाला सबसे पुराना खेल है। इसको महिलाओं में अभी मद्रास महिला बोटिंग क्लब ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो में। महिलाओं वाला जीत लिया दोस्तों किसने? महिला मद्रास बोटिंग क्लब ने। लेकिन पुरुषों वाला किसने जीता? कोलंबो रोइंग क्लब ने जीता। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिलाओं को जो मिलता है, महिला जब जीतती हैं तो उनको जो ट्रॉफी मिलती है उसे कहते हैं अड्यार ट्रॉफी। क्या कहते हैं? अड्यार ट्रॉफी कहते हैं। और पुरुष जब जीतते हैं तो उनको मिलती है दीपम ट्रॉफी। क्या मिलती है? दीपम ट्रॉफी। ये दोनों याद रखेंगे आप, यानी टूर्नामेंट सेम है लेकिन जब महिला जीतेगी तो उसे अड्यार ट्रॉफी मिलेगी, पुरुष जीतेगा तो दीपम मिलेगा। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये एक नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। अगला, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया? तो दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसने अपना पहला निजी रॉकेट यानी पहला भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है। रॉकेट लॉन्च पैड क्या होता है? अच्छा देखो, एक होता है सैटेलाइट, तो आप जानते ही होंगे सैटेलाइट मतलब उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य द्वारा बना करके पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भेज दी जाती है। लेकिन इस सैटेलाइट को भेजने के लिए जो जो गाड़ी इस्तेमाल होती है ना, गाड़ी ही कह सकते हैं, जो मिसाइल कह सकते हैं, जो मिसाइल जाती है इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ती है, उस मिसाइल को कहते हैं रॉकेट। क्या कहते हैं? रॉकेट। अब ये रॉकेट छोड़ा जाता है जमीन से, ये जाता है, इसका काम रहता है जाकर के वहां पर सैटेलाइट को छोड़ देना, बस, ठीक है। लेकिन ये रॉकेट जहां से लॉन्च किया जाता है ना, वो जो लॉन्च पैड होता है उसे कहते हैं लॉन्च पैड, ठीक है। और यही लॉन्च पैड जो है अभी इसने भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सिस्टम इसको स्काई रूट ने बनाया है, विक्रम एस, ठीक है ना, इसको स्काई रूट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला प्राइवेट रॉकेट पूछा जाए तो स्काई रूट और ये पूछा जाए तो अग्निकुल। चलो, तो यहाँ पर सेम चीजें हैं। वैसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र में से इन्होंने लॉन्च किया। एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अग्निकुल के सह संस्थापक और सीईओ हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। अगला, हाल ही में मनोज कुमार ने कहां पर रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो रीहैब परियोजना का उद्घाटन दोस्तों नैनीताल में किया गया है, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। केवीआईसी के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार जी, इन्होंने अभी चौसाला नैनीताल में रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ही ये किया गया है। अच्छा, केवीआईसी से ही रिलेटेड एक और न्यूज आई थी, विनीत कुमार को इसका सीईओ बनाया गया है, याद रखेंगे ये भी। अगला, सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो सेबी के द्वारा मंजूरी मिल गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ की। कौन होंगे? वो होंगे सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति नए सीईओ होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो 1875 में स्थापित हुई थी। एशिया की सबसे पुरानी ये स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्थापित हुई थी, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी की मुख्यालय है मुंबई में और माधवी पुरीबुच इसकी अध्यक्ष हैं, पहली महिला ये भी हैं। अगला, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ
भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के नाम से जो जाना जाता है। इसमें दोस्तों बेस्ट एक्टर का खिताब जीत लिया है वाहिद मोबासेरी ने। किसने? वाहिद मोबासेरी ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है डेनियला मार्लिन ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है नादेर सोईवर ने। ठीक है, गोवा में आयोजित किया जाता है ये प्रत्येक वर्ष। इस बार 53वां संस्करण था। 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया। अच्छा, इसमें ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया। किसे? पायम स्कंदर को। गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये बेस्ट फिल्म को कहा जाता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो इस बार गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। किसे? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। याद रखना, यही आपसे पूछा जाएगा। अगला, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का खिताब, क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम चीजें हैं। अगला, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोवा फटा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा जो कि है दोस्तों कहां पर? हवाई द्वीप, यूएसए के हवाई द्वीप में है। इसमें अभी एरप्शन हुआ है, ये अभी फटा हुआ है। ठीक है, 40 सालों में, पिछले 40 सालों में ये पहली बार फटा है। हवाई द्वीप पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा, ज्वालामुखियां 3 प्रकार की होती हैं, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये तो थे 72 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, इस महीने से पार्ट 2 से पार्ट 1 भी अगर आप मिला लोगे तो 130 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे आपका नवंबर महीने से, और सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा आपसे बोनस की। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत जाओ लाइक करो पहले बटन को, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, बोनस ये है दिवस थीम। देखो, अगर मुझे यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन की संख्या ही बढ़ानी होती ना, मैं यहाँ पर दिवस और थीम से बहुत सारे क्वेश्चन में बढ़ा देता है ऐसे ही, लेकिन दिवस थीम के क्वेश्चन नहीं लिए गए। इसके अलावा जो मैं अभी आपको और जो अगला बोनस देने वाला हूँ, ये पुस्तक लेखक, ये भी कम से कम क्वेश्चन लिया गया, जिससे मैं इसको आपको लास्ट में लिस्ट में दिखा सकूं। यानी इन सब क्वेश्चंस को अगर आप जोड़ लोगे ना तो 200 से ऊपर क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो 200 से ऊपर क्वेश्चन अगर आप नवंबर मंथ से पढ़ के जा रहे हो तो इसके बाहर से आपको कहीं से भी क्वेश्चन आना नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको किसी पेड मटेरियल की तरह तवज्जो दो, वैल्यू दो, और आप इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 31 से 6 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 5 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 8 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 को निमोनिया दिवस, 12 को ही राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 14 को ही विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर थीम वगैरह डिटेल वगैरह दी गई हैं जो जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर पुस्तकों को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ए कंफ्यूज माइंड स्टोरी, इसको साहिल सेठ ने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि डॉक्टर विमल जलान ने इसको लिखा है, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नाबा ने लिखा। विनिंग द इनर बैटल, सेन वाटसन की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए टिक, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी की आत्मकथा पूछी जाती है। इस पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दी हुई है, सभी खिलाड़ियों की आत्मकथाओं पर आप सर्च करके देख सकते हैं। नल लाडा, गौतम बोरा ने लिखा। कार्टूज साहब, मेजर जनरल एआन गार्डोजो। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबर्ग ने लिखा। एक्सीडेंटल जार, एंड्रू एस वीस ने लिखा। नाउ यू ब्रीथ, इसको राखी कपूर ने लिखा। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया, इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये सारी पुस्तकें भी आप याद रखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और अंत में जाते जाते मैं फिर से आपसे कहूंगा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर आप ले सकते हो अपने अमेजन शॉपिंग ऐप पर जाकर के। वहां पर जाइए, लिखिएगा MZT बुक, तो आपको मिल जाएगी ये बुक, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आप हर एक एग्जाम के लिए इस बुक को ले सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी अगर आपको बातचीत करनी है इससे रिलेटेड, आप बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो की क्विज और PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। बाकी भी सभी महीनों की फ्री क्विज और PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन सब का एक्सेस पाने के लिए MZT ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर से जाएं और डाउनलोड करें, वहां से जाकर के फ्री में आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।